नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज की क्लास चालू करते हैं। क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन यानी कि विलियन। विलियन का लेक्चर नंबर 6। विलियन का लेक्चर नंबर 6। आप रेगुलर मेरे क्लास के साथ आ रहे हैं और मैं ये कहूंगा कि ये जो क्लास जो आपको दिया जा रहा है वो एक बेहतरीन क्लास है। इसमें वो बच्चे जिन्होंने बिल्कुल आगे के पीछे पढ़ाई ना किया हो, वो बच्चे जो 11th में ना पढ़ा हो, या जो बिल्कुल स्टार्ट करें 12th से पढ़ना, क्योंकि हो सकता है कि आपने पिछले साल के लॉकडाउन में आपकी पढ़ाई ना हो पाई हो, पिछले कोरोना में आप परेशान रहे हो। सो इस साल एग्जाम तो होगा, एनुअल एग्जाम बहुत स्ट्रिक्टली होगा। सो आपकी पढ़ाई का कोई डर ना हो, एग्जाम का डर ना हो, पढ़ाई बेहतर हो, इसके लिए हमने कोशिश किया है कि आपको बहुत ही सरल तरीके से पूरी कोर्स कराएं। यूट्यूब पर आप रहिए मेरे साथ बन के। और मैं कहूँगा एक चीज़ और बोल देता हूँ, संडे बिल्कुल मेरे साथ रहिएगा सुबह 10 बजे, क्योंकि स्पेशल होने वाला है। आप सबको पता होगा, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, शिक्षक दिवस है और शिक्षक दिवस को स्पेशल भी होता है मेरे यहाँ। और क्यों होता है आप सबको पता है, तो वो मैं आपको देने वाला हूँ। तो उस दिन बिल्कुल आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। फिलहाल आज कहूँगा कि आपको बेहतर क्लास मिल रही, सो मेरे साथ आप बने रहिए। बिल्कुल एक एक चीज़ों को कॉपी में लिखते जाइएगा। और क्यों लिखना है आप जानते हो, जब तक लिखोगे नहीं, जब तक सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, लिखोगे नहीं, तब तक सीखोगे नहीं। मैंने कहा जब तक, क्या बोला, सुनोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, फिर लिखोगे नहीं, तब तक सीखोगे नहीं। और जब तक सीखोगे नहीं, तब तक एग्जाम में बेहतर कर नहीं पाओगे। सो आपका एग्जाम में बेहतर करने के लिए पहले जरूरत है सीखना, सीखने के लिए जरूरत है समझना, समझने के लिए जरूरत है लिखना, और लिखने के लिए जरूरत है सुनना और देखना। तो चलिए आज यही करते हैं। सबसे पहली शुरुआत, कॉपी ओपन कर लीजिए। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए ताकि अपने दोस्तों को भी यही पढ़ाई मिल सके। फिलहाल शुरू में वॉइस नहीं आ रही थी, तो इसका जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया होगा आपका। और सारे बच्चे जो मेरे अपने बच्चे हैं वो सारे आए हुए हैं। अभी नाम नहीं पढ़ता, अभी सिर्फ पढ़ाई शुरू करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास में रसायन विज्ञान में चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 सॉल्यूशन यानी कि विलियन। विलियन में आप क्या देखने वाले हैं? विलियन में आप देख रहे हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। और अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होते हैं आप सबको पता है। अणुसंख्यक गुणधर्म मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। अणुसंख्यक गुणधर्म को क्या कहते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। आप याद रखिएगा, आज की क्लास में मैं विशेष देने वाला हूं अणुसंख्यक गुणधर्म, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। हिमांक क्या है ये समझेंगे, जिसको मैं क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट। दूसरी बात है हिमांक अवनमन क्या है, हिमांक अवनमन का नियम क्या है। ये तीन बातें एक साथ। फिर पढ़ाने वाला हूं परासरण, परासरण दाब, परासरण दाब के आधार पर विलियन के प्रकार। और उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर टाइम रहा तो यहां तक हम जाएंगे। काफी चीजें हैं, अभी काफी कंटेंट्स हैं, जिसके लिए आप लोग अपनी कॉपी में जरूर इन बातों को नोट करिएगा। तो चलिए, सब कॉपी तो ओपन कर लिए हैं। चैट बिल्कुल बंद कर दो। पढ़ने वाला बच्चा चैटिंग नहीं करता है, हमने ये देखा है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे कॉल करते हैं और बताते हैं कि सर मैंने ये किया है। कुछ बच्चे मुझे नोट्स भेजते हैं, कुछ बच्चे मुझे दिखाते हैं कि मैंने ये लिखा है, ये लिखा है। और जब रिजल्ट आता है तो बच्चे हमें रिजल्ट भी शेयर करते हैं अपने, कि देखो सर आपकी पढ़ाई से हमने कितने बेहतर रिजल्ट आए हैं। मैं आप सबको कहूंगा आप लोग भी ऐसा ही करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज। फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक वह तापमान जिस पर कोई द्रव वाष्प में, क्या बोलते हैं, वह तापमान, हिमांक मतलब ठोस में परिवर्तन, वह तापमान जिस पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित होता है। नीचे की परिभाषा पे ध्यान दीजिएगा, सिंपल सी परिभाषा है। पानी, पानी को हम ठंडा करते हैं, ठंडा करते हैं और ठंडा करते हैं। तो क्या पानी ठंडा होकर के बर्फ में परिवर्तित हो जाती है? ठंडा करने से नहीं, वह एक निश्चित तापमान, 25 डिग्री सेल्सियस पानी का तापमान है। आपने 24 किया, क्या वो बर्फ बन गया? क्या आप 23 किए, 20 किए, 15 किए, 5 किए, आप वो बर्फ में परिवर्तित हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसका तापमान जब 0 डिग्री टच करता है तब वो ठोस में परिवर्तित होता है, बर्फ में परिवर्तित होता है। 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे ताप में ले जाएंगे तब वो बर्फ में परिवर्तित होगा। यानी 0 से नीचे बर्फ होता है। क्या समझे? ऐसा टेम्परेचर, ऐसा तापमान, जिस तापमान पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित होता है, वह तापमान उसका हिमांक कहलाता है या फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है।
फ्रीजिंग पॉइंट को एक आधुनिक परिभाषा भी दी गई। किसी द्रव का वाष्प दाब उस द्रव के जो ठोस बने हुए हैं उसके ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, तो उस तापमान को, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं, उस ताप को हम कहते हैं हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। आप जरूर कॉपी में नोट करिएगा, आसानी से सिंपल समझते जाइए बेटा ना। मैं ज्यादा हाय हाय कर कैसे नहीं पढ़ाने वाला, आज तो बिल्कुल शांति से पढ़ाने वाला हूं ताकि उस शांति से आपकी बेहतरीन शिक्षा मिल सके। तो क्या समझ में आया आपको? हिमांक क्या है? वह तापमान जिस पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित होता है, वह तापमान जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, क्या कहलाएगा? हिमांक कहलाएगा। ठीक, चलिए अब हिमांक अवनमन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, एक शब्द आया फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, हिमांक में कमी। पानी को आपने 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ठंडा किए, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गया, तब वो बर्फ में परिवर्तित हुई। पानी को बर्फ में परिवर्तित करने के लिए 0 पर रखें। अगर आपने पानी में नमक मिला दिए हों तो 0 पर भी ठंडा करोगे तो बर्फ में परिवर्तित नहीं होगा, 0 से ज्यादा ठंडा करना पड़ेगा, यानी कि टेम्परेचर को और डाउन करना पड़ेगा, तब वो बर्फ में परिवर्तित होगा। क्या हुआ? पानी शुद्ध अवस्था में 0 पर ठोस में परिवर्तित होती है, लेकिन अगर नमक मिला दिए है तो माइनस टेम्परेचर पर जाने पर वो बर्फ में परिवर्तित होती है। मतलब हिमांक में कमी हो गई, बर्फ में परिवर्तित होने वाला टेम्परेचर कम हो गया जब इसमें हमने नमक मिलाया। मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी मैंने क्या कहा। पानी में या किसी भी द्रव में जब अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट, उसका हिमांक कम हो जाता है, अवनमन हो जाता है, घट जाता है, कमी आ जाती है। हिमांक अवनमन का मतलब हुआ किसी द्रव में कोई अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाए तो उसके हिमांक में कमी आ जाती है, हिमांक अवनमन कहलाता है। क्या समझ में आ गया आपको बातें? एक एक बात समझ में आएगा बेटा, एक एक बात समझ में आएगा। मैं अब चाहूंगा, मैं अपने मोड चेंज कर रहा हूं पढ़ाने का, ऐसा मोड, ऐसा नहीं चेंज करूंगा कि आपको पूरा अलग हो जाएगा। विक्रम सर का पढ़ाने का तरीका विक्रम सर का है जो डाउट नट के साथ बेहतरीन होने वाला है। ओके, तो हम आपको एक बेहतर कोर्स दे रहे हैं, एक बेहतर चीजें दे रहे हैं, सो आप हमारे साथ बने रहिए, अपने दोस्तों को बिल्कुल शेयर करिएगा और आप खुद पढ़िएगा। ये 6वां लेक्चर चल रहा है बेटा, अगर जो बच्चे 6वें लेक्चर में डायरेक्ट आए हैं उनको मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। 6वां लेक्चर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ये सारे लेक्चर को लाइन से अपनी कॉपी में लिखो अपनी कॉपी में और उसको समझो, और जब एग्जाम में जाओगे ना तो उसका आंसर जबरदस्त देने वाले हो। एक नियम, हेनरी का नियम मैंने भी रोक के रखा है, उसको लास्ट में पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए यहां पर फिलहाल देखें, हिमांक में अवनमन क्या है आपको क्लियर हो गया। जब किसी द्रव में अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है तो उसके हिमांक में कमी आ जाती है, इसे हिमांक अवनमन कहते हैं। हिमांक अवनमन को हम डेल्टा टी एफ से दर्शाएंगे। हिमांक अवनमन को डेल्टा टी एफ से दर्शाएंगे। जितना अंतर आता है हिमांक में उसे हिमांक में अवनमन कहते हैं। कॉपी में नोट करते जाइएगा बेटा, नोट कर रहे हो ना? अभी लाइन से नोट करते जाइएगा। अगर आपको तकलीफ हो रही होगी ना नोट करने में तो देखो मैं काफी टाइम देता हूं इसको नोट करने में, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुना करना, बस इतना ध्यान रखना। तो चलें आगे। लॉ ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। अब हिमांक अवनमन का नियम क्या है? मैंने कहा हिमांक अवनमन हो गया। देखो हिमांक क्या है पता चल गया, वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस में परिवर्तित होती है, वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसके ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। फिर मैं हिमांक अवनमन के बारे में क्या कहा? हिमांक अवनमन, अवनमन मतलब घटना, किसी द्रव में अवाष्पशील विलेय मिला देने पर उसके हिमांक में कमी आ जाती है, उसे हिमांक अवनमन कहते हैं। अब अगले स्टेप की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे, ध्यान रखो। मैं बहुत जल्दी आपके यहाँ, आपके आसपास के शहर में आने वाला हूं, आपके शहर में आने वाला हूं, मुझसे बिल्कुल मिलिएगा। तो मैं अब बस इनविटेशन आप भेजिएगा कि सर मैं मिलने वाला हूं। मैं आपको इनविटेशन में दे रहा हूं, मैं आऊंगा तब मैं आपको यूट्यूब में बताऊंगा कि मैं इस दिन आ रहा हूं, बेटा मेरे से मिलने जरूर आना आप लोग। मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे स्टूडेंट्स, मेरे शिष्य मेरे से मिलने आ रहे हैं। बिल्कुल बहुत जल्दी आऊंगा। फिलहाल तो अभी मैं बात कर रहा हूं हिमांक अवनमन। हिमांक अवनमन का नियम क्या है? एकदम सिंपल सा नियम है ये, आप जानते हो। हिमांक अवनमन क्या है? डेल्टा टी एफ, अभी बताया ना, समानुपाती होता है स्मॉल एम का। स्मॉल एम क्या है बेटा? बोलो।
यहां स्मॉल m क्या है? स्मॉल m है मोललता, मोललता, या यूं कहेंगे मोलल द्रव्यमान, ये मोलल सांद्रण, मोलल सांद्रण, मैं अच्छा शब्द देता हूं, मोलल सांद्रण, क्या कहेंगे? मोलल सांद्रण। ये दोनों में से कोई भी शब्द यूज कर लो। अगर मैं डेल्टा टी एफ के साथ जो समानुपातिक चिन्ह लगा है उसे हटा दूं तो मुझे मिलने वाला है एक कांस्टेंट, कांस्टेंट को लिखा जाएगा के एफ, और यहां पर ये इंटू एम हो गया। अब आप यहां पर आगे चलो और देखो कि एक बड़ी अच्छी बात नजर आ रही है। के एफ को क्या बोलूंगा मैं? यहीं पे लिख दूं, यहीं पे लिख देता हूं। के एफ क्या चीज है? इसको बोलते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक, अवनमन स्थिरांक, नियतांक, स्थिरांक एक ही शब्द है, कांस्टेंट एक ही शब्द है, ठीक है। तो ये हो गया। एम का मतलब जानते हो, एम का मतलब क्या होता है बेटा जी, आप बताइए। मोललता का फॉर्मूला है WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA इन ग्राम। बस अब इसको यहां पे रख दो तो क्या मिलने वाला है? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू, ये पूरा लिख दो, WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA। एक फॉर्मूला हमारे पास और आ गया। तो हिमांक क्या है, हिमांक अवनमन क्या है, हिमांक अवनमन का नियम क्या है, आपके दिमाग में पूरी बातें आ गई। जल्दी से लाइक कर दो इस स्टाइल को, इस स्टाइल को यदि पसंद कर रहे हो तो जल्दी से लाइक कर दो, क्योंकि इसी स्टाइल में छुपा हुआ है आपकी सफलता। चलो देखते हैं कितने बच्चे लाइक करते हैं, ताकि हमें अच्छा लगेगा ये सुन करके। हाँ, डाउटनेट पे हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है जस्ट मंडे को, तो आप सब तैयार रहिएगा, हम देखना चाहते हैं। चलिए जल्दी करिए। हो गया? हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शब्द है, वो है फ्रिजिंग। क्या लिखे? एंटी फ्रिज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एंटी फ्रिज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो एंटी फ्रिज क्या है वो जरूर बताइएगा। एंटी फ्रिज क्या है वो जरूर बताइएगा। एंटी फ्रिज शब्द पे ध्यान दें। फ्रिज, फ्रिज मतलब जमना, एंटी फ्रिज मतलब जमने से रोकना। पानी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान से कम तापमान पर, या 0 डिग्री सेल्सियस से जब तापमान कम होता है प्रकृति का, तो वहां का जो पानी है वो ठोस में परिवर्तित हो जाती है। मान लीजिए आपके यहां बारिश हो रहा है और वहां का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है, तो जो बारिश होगी वो पानी सड़कों पर यहां वहां सब जगह पे जम जाएगा। यहां तक कि आपके अपने गाड़ियों में, मोटर कार में जो इंजन को ठंडा करने के लिए पानी जो सर्कुलेट होती है, उस पानी को भी जमा देगा। तब एक घटना होने वाली है, आपको पता होगा, जब पानी बर्फ में परिवर्तित होती है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। जब पानी बर्फ में परिवर्तित होता है तो उसका आयतन बढ़ जाता है। आप इस बात को ध्यान रखें। रेडिएटर, मोटर कार के रेडिएटर में जो पानी भरा हुआ है, ठंडे वातावरण में अगर वो बर्फ में परिवर्तित हो जाए तो आयतन बढ़ जाएगा। रेडिएटर और इंजन पर एक दबाव पड़ेगा, सो रेडिएटर फट सकता है, इंजन को क्षति पहुंच सकती है। उस होने वाली क्षति को रोकना है तो वो कार के अंदर जो रेडिएटर होता है इंजन में, यानी पानी को सर्कुलेट होता है, इंजन को ठंडा करने वाला पानी, उस पानी को जमने से रोकना है, बर्फ में परिवर्तित होने से रोकना है। तब क्या किया जाता है, उसमें मिला दी जाती है
एक पदार्थ जो है एथिलीन ग्लाइकॉल। ये एथिलीन ग्लाइकॉल का काम होता है, एथिलीन ग्लाइकॉल का काम होता है कि जो पानी है उसके हिमांक को नीचे कर देता है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर वो किसमें, बर्फ में परिवर्तित ना हो सके। सो यहां पर एक महत्वपूर्ण चीज आप समझेंगे कि मोटर कार के वाहनों के रेडिएटर में जो भरा जाने वाला पानी है उसमें एथिलीन ग्लाइकॉल मिला दी जाती है, जिससे कम ताप उसकी हिमांक में कमी हो जाता है, जिससे वहां का जो जल है बर्फ में परिवर्तित नहीं हो पाता है, और जब वो बर्फ में परिवर्तित नहीं होती है तो वो कार का इंजन है, रेडिएटर है, सुरक्षित रह जाता है। तो हम यहां पे क्या कर रहे हैं, एंटी फ्रिज, मतलब बर्फ को फ्रिज होने से बचाने वाला पदार्थ एंटी फ्रिज कहलाता है। सिंपल से लाइन में कहूंगा तो एंटी फ्रिज क्या है आपको क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, ध्यान देंगे। चलिए आगे चलूं। अब एक प्रश्न है, आइसक्रीम बनाने वाले बर्फ में नमक क्यों मिला दिया जाता है? अब आपको पता होगा कि बर्फ जो मिलता है बड़ी बड़ी सिल्लियों में मिलता है, उस सिल्लियों को काट करके चूरा बना दिया जाता है और उसमें नमक डाल दी जाती है। तब क्या होगा, बर्फ वैसे नॉर्मल जो बर्फ है उसका टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ जब पिघलता है उस टाइम उसका टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर नमक डाल दो तो ये बर्फ जो है बहुत तेजी से पिघलेगा और टेम्परेचर को 0 से नीचे कर दिया, यानी -, डिग्री सेल्सियस में ले जाएगा। तो बर्फ, आइसक्रीम बनाने वाले बर्फ को तो ठंडा क्यों, मतलब बर्फ में नमक क्यों डाला जाता है? क्योंकि जिस बर्फ, आपको मालूम होगा आइसक्रीम कैसे बनता है, ये आइसक्रीम के सांचे हैं, ये आइसक्रीम का सांचा है और इसमें आइसक्रीम का मिक्सचर भरा हुआ है, इसमें एक स्टिक लगा दिया गया है और यहां पर बर्फ के टुकड़े हैं और इस बर्फ के टुकड़े, सांचे के ऊपर बर्फ के एक टोकरी में, एक टंकी में बर्फ है और उस बर्फ में नमक मिला दिया गया। तो इसमें क्या हुआ, इसका तापमान जो है -, डिग्री सेल्सियस में चला गया है, मतलब 0 से काफी नीचे टेम्परेचर पर चली गई है, क्योंकि तेजी से वो पिघल रहा है। बर्फ तेजी से पिघलेगा तो ठंडकता ज्यादा उत्पन्न होगी, तो ठंडकता ज्यादा उत्पन्न होती तो ये जो है आइसक्रीम, उसको ज्यादा ठंडकता मिलती है और वह आसानी से आइसक्रीम बन जाता है। बस यही काम उसका होता है। चलिए सचिन, पढ़ाई करो बेटा, इधर उधर ध्यान नहीं दो। अब आज हम आप लोगों से थोड़े से मजा चाह रहे थे अच्छे पढ़ाई का, तो मैं ये चाह रहा हूं कि मैं इधर हाय हवा ना करके बढ़िया सिंपल वे में आपको पढ़ाते जाऊं। अपनी कॉपी में जरूर लिखिएगा, इंग्लिश वाला मत लिखिएगा, हिंदी वाले हिंदी में ही लिखिएगा, मैं लिख दिया हूं आपके काम के लिए, जिन बच्चों को चाहिए। हाँ, ऑस्मोसिस, परासरण। अब एक दिमाग में लगाइए एक बात, परासरण होता क्या है? परासरण होता क्या है? परासरण, ऑस्मोसिस होता क्या है? हम आपको कुछ सिंपल सा एक फिगर बना के मैं दिखाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, एक पात्र है, मतलब एक इस तरह का एक, क्या बोलना चाहिए, बर्तन है। उस बर्तन के बीचों बीच ये अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है। अर्धपारगम्य झिल्ली, इसको क्या बोलते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या बोला मैंने, अर्धपारगम्य झिल्ली लगी हुई है। देखिए, इसका मतलब है ये पूरा पात्र 2 भागों में बट गया है, बीच में क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली। अब सवाल, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मतलब ऐसा झिल्ली जिसमें बहुत ही सूक्ष्म छिद्र होते हैं, ऐसा मेम्ब्रेन जिसमें बहुत ही सूक्ष्म छिद्र होते हैं। सूक्ष्म छिद्र क्या करेगा, उसमें से विलायक के अणुएं तो पार कर सकती है क्योंकि छोटी होती हैं। छेद इतना ही बड़ा हो तो इतना बड़ा कण तो पार नहीं हो पाएगा इसमें से, इतना ही छोटा कण पार होगा या इससे छोटा कण पार हो जाएगा। तो विलायक के कण जो होते हैं छोटे होते हैं, पार हो जाते हैं, विलय के बड़े कण पार नहीं हो सकते हैं। तो ऐसा छिद्र, ऐसा झिल्ली जिसमें सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिससे विलायक के कण तो पार हो सकते हैं, अणुएं पार हो सकती, परंतु विलय के अणुएं
या कण पार नहीं हो सकते हैं। इसको कहा जाता है सिर्फ विलायक के अणु पार होने मतलब आधा। विलयन में दो चीजें होती है, विलेय और विलायक दोनों होता है, तो दोनों को पार करना चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ पार होता है इसमें विलायक की अणु। तो ऐसे विलयन को, ऐसे झिल्ली को कहा जाता है अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब यहां पर देखिए, मैंने यहां पर लगाया, एक तरफ मैंने भरा है, एक तरफ भरा है मैंने विलायक ए और दूसरी तरफ मैंने भर दिया है ए और बी, यानी ये विलयन है भाई, ये क्या चीज है, विलयन है। और इस तरफ क्या है बेटा, विलायक है। देखो, अब देखो झिल्ली है, आप सिंपल से समझ लें। इस जगह पर जब विलयन को उसके विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग रखा गया तो एक घटना होता है, अपने आप चलने वाली घटना, कोई मशीन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई फोर्स नहीं, कोई ताकत नहीं, कोई सेल नहीं, कोई बैटरी नहीं, एक घटना होता है इसमें। वो होता है कि विलायक की ए जो है इन छिद्रों से होते हुए विलयन की ओर गति करती है, तो विलायक का आयतन कम होने लगेगा, विलयन का आयतन बढ़ने लगेगा। क्या मतलब हुआ, इसको परिभाषित करूं तो ऐसे परिभाषित करूंगा, जब विलयन को उसके विलायक से अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग कर दिया जाता है तो अर्धपारगम्य झिल्ली से हो करके विलायक गति करती है, इस गति को ही परासरण कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। मुझे लगता है कि हर बच्चे के दिमाग में यह बात चली गई होगी, दूसरे तरह से भी कहा जा सकता है, उस बात को मैं कह के दिखाता हूं। देखिए, ऐसे भी कह देते हैं कि भाई एक तरफ मान लो कम सांद्र विलयन भरा गया है, कम सांद्र विलयन, कम सांद्रता वाला विलयन है, और एक तरफ अधिक सांद्रता वाला विलयन है। जब दो भिन्न अलग अलग सांद्रता वाले विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक रखा जाता है, देखो दूसरे तरह से हम कैसे कहेंगे, जब दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक रखा जाता है तो कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर विलायक गति करती है, इसी गति को परासरण कहते हैं। क्लियर, क्लिक कर गई बातें? यस, ओके, वेरी गुड। हाँ जी, A2L, ओके, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये चैनल विक्रम है केमिस्ट्री डाउट नट बहुत ही बेहतर चैनल है, इसमें हर तरह के टीचर आ रहे हैं, हर सब्जेक्ट के टीचर आ रहे हैं। बस याद रखिएगा, थोड़ा सा समय जरूर लगता है एकदम बहुत बार डेवलप होने में। हम आपके लिए हर तरह की रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। एग्जाम के पहले आप लोगों को ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देंगे, ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक देखें, ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिक देंगे जिससे आप एग्जाम के टाइम बेहतर कर सके। लेकिन अभी आपका टाइम है सिर्फ सीखने का, अगर अभी सीखेंगे तो एग्जाम के टाइम बेहतर आएगा। जब तक सीखेंगे नहीं, पॉसिबल नहीं है एग्जाम के टाइम कुछ कर सकें। तो अभी ऑस्मोसिस क्लियर हुआ। ऑस्मोसिस क्या हुआ, विलायक की गति कम सांद्रता से अधिक सांद्रता, क्योंकि कम सांद्रता में विलायक अधिक होता है, विलेय कम होता है, जो अधिक होता है वो विलायक को गति कर रही है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब है यहां पे देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये क्या चीज है, परासरण दाब। बेटा आपने देखा, ये तो देखा आपने कि विलायक ए जो है विलयन ए बी की तरफ गति करती है, तो कोई तो ताकत है, कोई तो बल काम कर रहा होगा, कोई तो दाब है जो काम कर रहा है, कोई तो दाब है जो काम कर रहा है, किसी दाब से ये गति कर रहा है, उस दिशा में गति कर रहा है। ठीक है, क्या देखे आपने, किसी तरफ जाने पर या तो प्रेशर काम करता है, या कोई ताकत काम करता है, या कोई बल काम करता है। यहां पर देखिएगा परासरण की क्रिया हो रही है। परासरण क्रिया होने के लिए जो दाब लगता है, जो प्रेशर लगता है, उस प्रेशर को ही हम कहते हैं परासरण दाब। थोड़े से साइंटिफिक रूप में इसको परिभाषित करें, ये दाब कितना है, ये प्रेशर कितना है, ये पता लगाना है तो क्या करेंगे, इस परासरण की क्रिया जो हो रही है ना, उसको रोकने के लिए यहां पर हम एक पिस्टन लगा देते हैं
और इस पिस्टन पर एक निश्चित दाब लगाते हैं, दाब प्रेशर लगाते हैं, और इतना दाब लगाते हैं कि वो परासरण की, ये देखो ये दाब लगाएंगे, ये लिक्विड में जाएगा, लिक्विड का दाब इसको रोक देगा, क्योंकि यहां पर जो प्रेशर लगाऊंगा वो लिक्विड में हर तरफ फैलता है, और इस होने वाले जो इधर गति है उस गति को रोक देता है। तो हमने क्या, परासरण की क्रिया को क्या लिखा है, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विपरीत दिशा में जितने दाब लगाने की आवश्यकता होती है उस दाब को हम परासरण दाब कहते हैं। परिभाषा नोट कर लो, जबरदस्त परिभाषा है, आपके एग्जाम में काम आएगा, जल्दी से। जिद्दी क्वीन, आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा क्योंकि आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप अगर दोबारा आपका कोई ऐसा चैटिंग आया तो हम आपको हटा देंगे, बस ध्यान रखिएगा, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों के लिए चैनल है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए होता है भाई। आप बच्चों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप हैं कौन पता चल जाएगा थोड़ी देर में। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, परासरण दाब क्या है। परासरण की क्रिया जिस दिशा में हो रही है उस क्रिया को रोकने के लिए मैं विलयन पे दाब लगाता हूं, तो विलयन पे दाब लगाऊंगा तो आप किस में लगाएगा, परासरण की क्रिया पर लगाएगा। तो परासरण की क्रिया को रोकने के लिए विपरीत दिशा में लगाए गए दाब को हम परासरण दाब कहते हैं। परासरण दाब को बेटा हम लोग पाई से दर्शाते हैं। परासरण दाब को किससे दर्शाते हैं, पाई से दर्शाते हैं। परासरण दाब को पाई से दर्शाया जाता है। फिर मैं आपको बताना चाहूंगा वान हाफ का नियम। लिखो, परासरण दाब के लिए वान हाफ का नियम। परासरण दाब के लिए वान हाफ का नियम। इसका नियम क्या कहता है, मैं यहां पर लिख दूं, किसी विलयन का परासरण दाब उसके मोलर, यहां पर मोलल नहीं है, मोलर सांद्रण, तो मोलर सांद्रण को हम क्या और नाम देते हैं, मोलरता कहते हैं। मोलरता के समानुपाती होता है। अगर आप इसको थोड़ा और सजाना चाहते हो तो आप कुछ ऐसा कर दो, स्थिर दाब पर, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उनके मोलर सांद्रण के समानुपाती होता है। अर्थात हमें मिलने वाला है क्या, परासरण दाब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, मोलर सांद्रण। और इसको हम लिख सकते हैं, यहां पर समान प्रतीक चिन्ह हटाता हूं तो दो स्थिरांक आता है हमारे पास, आर टी सी के बराबर, और आर टी एक स्थिरांक है, कांस्टेंट, स्थिर ताप पर। आर एक गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, वही है। तो यहां पर हो गया ये फॉर्मूला, और इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि सी का मतलब क्या है तो मोलरता का फॉर्मूला लिख सकते हैं, WB इंटू 1000 बाई MB इंटू V इन ml। अब बेटा आपका फॉर्मूला क्या बन गया, अगर आप इस चैप्टर में लेक्चर नंबर 1 से हैं आप रेगुलर, तो आपको मैं बता दूं ये चैप्टर आपके लिए जबरदस्त है। ये लेक्चर आपको जबरदस्त रूप से समझाएगा एक एक चीजों को। तो फिलहाल आप नोट कर सकते हैं, तो पाई इज इक्वल टू हो जाएगा R इंटू T इंटू WB इंटू 1000 बाई MB इंटू V इन ml। बस नोट कर लीजिए आप।
ओके ओके ओके, आप चलिए, हो गया क्या सबका? जी, इसको नोट कर लीजिए बेटा, और सारी चीजें आपको पता है कौन कौन सी चीजें क्या है। आर की वैल्यू लीटर एटमॉस्फेरिक में होगा, आपको बता दें सार्वत्रिक गैस स्थिरांक है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेरिक। चलिए, बस इतना याद रखिएगा, बस 0.821 यूज करेंगे यहां पे। चलिए, आप पीछे चलते हैं, परासरण दाब की तरफ चलते हैं। हाँ, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़े। परासरण दाब के आधार पर विलयन को निम्न प्रकारों में बांटा गया है। अब ये क्या क्या चीज है, इसमें इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी में लिख देता हूं। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड साइसोटोनिक। हाइपरटोनिक को हिंदी में कहा जाता है उच्च परासरी विलयन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन उच्च परासरी विलयन। दूसरा है हाइपोटोनिक, निम्न परासरी विलयन। और तीसरा है आइसोटोनिक, समपरासरी विलयन। ये लीजिए, तो विलयन के ये जो प्रकार हैं उसके बारे में आप समझिए। सिंपल परिभाषाएं हम दे सकते हैं, बिल्कुल सिंपल से परिभाषा आप अपनी कॉपी में लिखो। स्कूल जैसी पढ़ाई ओनली, उस स्कूल ट्यूशन जैसी पढ़ाई, बहुत बढ़िया। ठीक है, जल्दी करें। हाँ जी, नोट करते जाएं। कितने बच्चों ने सबको सारी चीजों को नोट करते जा रहे हैं? बताइए भाई, कितने बच्चे नोट करते जा रहे हैं? क्योंकि जब तक नोट नहीं करोगे तब तक सीख नहीं पाओगे। हम तो ऐसा है भाई, आप पढ़ोगे नहीं तो हम क्या कर सकते हैं बताइए? आपकी पढ़ाई आपके हाथों में है। चलिए, जल्दी करें। हाँ जी सर, लाइक हरि मोहन ने लिखा है, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू। चलिए, उच्च परासरी विलयन का मतलब हुआ वे विलयन जिसका परासरण दाब दिए गए, जिस विलयन का मुझे परासरण दाब ज्ञात है उससे ज्यादा है। मतलब क्या हुआ इसका सीधा अच्छा परिभाषा ये होता है, वे विलयन जिसका परासरण दाब, मैंने चूंकि लिखा हुआ नहीं रखा है तो मैं लिख रहा हूं आपके लिए, जिसका परासरण दाब किसी दिए गए विलयन के परासरण दाब से अधिक होता है। दिए गए विलयन के परासरण दाब से अधिक होता है। एक बात हुआ, निम्न परासरी विलयन इस जगह पे कम लिख दीजिएगा, बाकी चीजें आगे पीछे वही लिखना है। इस जगह पे क्या लिख दीजिएगा, इस जगह बाकी ऊपर भी वही है और नीचे भी वही है, इस जगह पर लिख दीजिएगा बराबर। बात समझ में आ गया होगा। वे विलयन जिसका परासरण दाब दिए गए विलयन के परासरण दाब से अधिक होता है, उच्च परासरी विलयन। वे विलयन जिसका परासरण दाब दिए गए विलयन के परासरण दाब से कम होता है, निम्न परासरी विलयन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। वे विलयन जिसका परासरण दाब दिए गए विलयन के परासरण दाब के बराबर होता है, समपरासरी विलयन। क्या आप इनको नोट कर सकते हैं, लिख पाएंगे अपने से? बोलिए साहब जल्दी से। हाँ जी, अमन अंसारी, थैंक यू बेटा जी। विशाल, राहुल, सुनीता, थैंक यू बेटा जी, थैंक यू सुनीता। मिसफा, ओके। A2L, ओके। आनंद, अभिषेक,
चलिए साहब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, परासरण दाब के बारे में जाना कि परासरण दाब, विलयन के बारे में जाना कि विलयन जो परासरण दाब के आधार पर 3 प्रकार का होता है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। अब यहां पर जो बात करेंगे वो कुछ और है, वो है परासरण दो प्रकार का होता है, बाह्य परासरण और अंतः परासरण। एकदम इजी सी बात है। एक चीज आपने देखा है, सिंपल कुछ जगहों पर मैं लिखते हुए यहां पर दिखाना चाहूंगा, किशमिश को पानी में डाल देते हो आप, रात भर छोड़ दिए, सुबह देखते हो वो फूल जाता है, स्वेलन राइजन बढ़ जाता है, वो फूल जाता है। मतलब क्या हुआ, इसमें अंगूर जैसे किशमिश था, इस किशमिश में पानी जो है अंदर की ओर गति करा। अंगूर को हम एक सेल मान लेते हैं, तो क्या हुआ, सेल मतलब एक यूनिट, एक भाग, तो उसके अंदर पानी चली गई। क्यों, पानी कम सांद्रता, विलयन किशमिश के अंदर अधिक सांद्रता, कम से अधिक सांद्रता की ओर विलायक गति करती है, परासरण की क्रिया हुआ। इस टाइम पे क्या हुआ कि अंतः परासरण यानी सेल के अंदर जब विलायक गति करती है तब इसे कहते हैं अंतः परासरण यानी इंडो ऑस्मोसिस। तो यहां पर कौन सी घटना हुई, इंडो ऑस्मोसिस हुआ। तो क्या बोलोगे, जब किसी विलयन में जब ऐसे बोल सकते हैं, ऐसी घटना जिसमें परासरण जो है किसी सेल के अंदर की तरफ होती है या विलायक उस सेल के अंदर की ओर गति करती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, अंतः परासरण कहेंगे। क्लियर। बाह्य परासरण किसको बोलेंगे, ये एक्सोऑस्मोसिस। अंगूर को आपने नमक के सांद्र विलयन में डुबा दिया, वो श्रिंक हो गई, सिकुड़ गई, अंगूर जो है किशमिश की तरह सिकुड़ गई, वो क्या कहलाएगा, अंदर का पानी बाहर निकल गया, तो ये बाह्य परासरण कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा अंतः परासरण क्या है और बाह्य परासरण क्या है। तो मैंने अगर परिभाषित करूं, अगर आप बोलें लिखने के लिए, तो मैं एक को लिख के दिखा देता हूं, दूसरे को आप लिख लीजिएगा। मैं बाह्य परासरण को लिख के दिखाता हूं। सिंपल सा लिख देता हूं ना, एक्सोऑस्मोसिस, जब सेल या यूनिट कह सकते हैं, जब सेल के बाहर विलयन की सांद्रता अंदर वाले विलयन से ज्यादा होती है, तो ये बाह्य परासरण है क्या, हाँ, बाहर का सांद्रता अंदर वाले विलयन से ज्यादा होता है, यानी बाहर ज्यादा होता है, तो विलायक या मैं यहां पर द्रव लिख देता हूं, द्रव बाहर की ओर गति करती है, या परासरण बाहर की ओर होता है, ये भी लिख सकते हो, गति करती है, इसे बाह्य परासरण कहते हैं। हमेशा याद रखना बेटा, कोई भी परिभाषा को रट्टा मार के नहीं किया जा सकता, उसका मतलब समझो और लिखो यार। आपकी लैंग्वेज थोड़ी अलग हो सकती है, पर आप वही लिखो जो सही है। सही में क्या, अब इसको हम अंतः परासरण वाली परिभाषा नहीं लिख सकते, तो ये बाह्य परासरण की बात हुई। अंतः परासरण में क्या होगा, ये बात कह सकते हैं। बाह्य परासरण में क्या हुआ कि हमने अंगूर को हमने किस में डुबाया, नमक के पानी में, नमक के पानी में डुबा दिया, सांद्र नमक का विलयन।
क्या हो जाएगा, अंगूर सिकुड़ जाएगा। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि अंदर ये बाहर की तरफ इसका पानी निकलने लगता है। तो ये बाह्य परासरण का एक एग्जाम्पल है। ठीक, चलिए, तो आप सबने इनको लिखा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा मुझे जहां तक विश्वास है। तो आज की क्लास आप सबके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा, और एग्जाम में जब क्वेश्चन आए तो इनको जरूर लिखिएगा बेटा। और मैं ये कहूंगा कि ये सब चीजें मैंने अभी जो पढ़ा है उसकी परिभाषा यहां पर भी लिखा हुआ है इंग्लिश में, मैंने हिंदी में लिख के आपको दिखा दिए हैं, तो परेशान मत होइएगा। तो ये चीजें मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। परासन दाब ज्ञात करने के लिए बर्कले हर्टले का जो उपकरण है वो मैं नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूं, और कुछ टॉपिक और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और क्वेश्चंस वो बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ये कहूंगा कि आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे। आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों को बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा। आज का स्टाइल कैसा लगा जरूर बताइए। वो जो चिल्ला चिल्ला के पढ़ाते हैं, हाय हुआ करके पढ़ाते हैं, वो अच्छा लगता है कि जो मैं शांति से जो पढ़ाया वो अच्छा लगा, ये जरूर मुझे अभी 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 बताइए। वो वाला स्टाइल अच्छा लगता है जिसमें चिल्ला चिल्ला के पढ़ाते हैं, और वो स्टाइल जिसमें हम शांति से आपको पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, वो अच्छा लगा। जो जिसमें आप वोटिंग करेंगे वो आप जरूर बताइए, फटाफट बताइए। और एक बच्चा एक ही बार लिखें, 2-3 बार अपनी अपनी बातों को ना लिखें तो अच्छा लगेगा, ताकि मैं एक तरीका बताऊंगा कि उसके अनुसार आपके हिसाब से आपके स्टाइल में पढ़ा सकूं। ये मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके लिए। चलिए बताइए कौन सा अच्छा लगा। एक बच्चे ने लिखा है सर नोट्स चाहिए, तो मैं एक आपको बता दूं, ये जो लिखा हुआ था वो नोट सही है, उसी को नोट करना है। आप नोट करोगे तो नोट्स बनता है। जो पढ़ा रहे हैं हमने ये पूरा लिखा है आपके लिए, मेहनत किया है भाई साहब। इन सारी चीजों को आप जब तक लिखोगे नहीं अपनी कॉपी में, इन सारी चीजों को लिखोगे नहीं तो नोट्स कैसे बनेगा। दूसरे की मेहनत पे अगर आप सोचोगे कि वो आपका नोट्स बन गया तो आपका दिमाग नहीं काम कर रहा है वहां पे, वो तो रट्टा मारने के लिए आप लिखते हैं। थोड़ी मेहनत करोगे जब दिमाग में जाएगा। बोलो कौन सा अच्छा लगा, देखना चाहता हूं। चलिए साहब।